दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा था कि संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकलों को कैसे सोल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो कंसेप्ट है ना यहाँ लिखा हुआ, ये कई बार रिपीट हो चुका। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा पैदा कब होती है बता दिया मैंने तुम्हें कई बार। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ कैसे होता है। जब भी किसी धनावेश के पास में किसी दूसरे धनावेश को लेकर आते हैं, किसी धनावेश के पास में किसी दूसरे धनावेश को लेकर आते हैं, या फिर ऋणावेश के पास में ऋणावेश को लेकर आ जावे, दोनों आवेश समान प्रकृति के होने चाहिए। जब किसी धनावेश के पास में किसी दूसरे धनावेश को लेकर आते हैं तो देखो होगा क्या। ये नियम है, एक कंसेप्ट होता है विद्युत बल। एक कंसेप्ट होता है विद्युत बल। विद्युत बल क्या कहता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, लेकिन अगर दोनों आवेश सेम इन नेचर हो, एक ही प्रकृति के हो, तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। हेलो, अगर दोनों आवेश की नेचर समान हो, दोनों आवेश प्लस के हो, दोनों आवेश माइनस के हो, तो वे जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, दूर हटाने का होगा। ये कंसेप्ट क्या था कि तुम एक धनावेश के पास दूसरे धनावेश को लेकर आते हो, तो पहले वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। कौन सा बल लगा होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगा होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। लेकिन ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, इस आवेश को दूर हटाने की कोशिश करेगा, और तुम इस आवेश को पास लाना चाहते हो। तुम इस आवेश को इस आवेश के पास लाना चाहते हो तो तुम्हें इस वाले बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा, इस वाले बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और जब तुम इस वाले बल के विरुद्ध काम करोगे तो वो सारा काम इस वाली ऊर्जा में बदल जाएगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा के तुल्य होता है। 11वीं क्लास में कार्य ऊर्जा पर में पढ़ी थी कि जब हम कोई काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है। यदि कोई ऊर्जा हमारे पास है तो उससे हम काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा, काम करा, इस आवेश को इस आवेश के पास लाने का प्रयास करा। और जब इस आवेश को इस आवेश के पास लाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और वो सारा काम कहाँ चले जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में चला जाता है। एक बार मैं थोड़ा सा बता रहा कि जब किसी आवेश के पास किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो विद्युत प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है, और यह कार्य ही कहीं ना कहीं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है या फिर संचित होता है। अब इस बात को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आवेशित संधारित्र में ये बात पैदा कैसे हुई। आवेशित संधारित्र में हमें कब करना पड़ा काम। अगर हमारे पास कोई संधारित्र है, मान लो हमारे पास ये संधारित्र है, इस संधारित्र का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या नाम है, समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट और दूसरी प्लेट पृथ्वी से कनेक्ट रहती है, इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। जब इस संधारित्र को आवेश देंगे तो जैसे ही हमने एक आवेश दिया और हम दूसरा और आवेश इसको देना चाहते हैं, तो प्लेट पर जो पहले से ही आवेश मौजूद है वो दूसरे वाले को आने से रोकेगा, हाँ या ना। तो जब ये आवेश इस आवेश को अपने पास आने से रोकेगा तो फिर हमें इस वाले के खिलाफ काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मान लो 2 आवेश आ गए, फिर हम तीसरे को लेकर आए तो अब इन दोनों के खिलाफ काम करना पड़ेगा। फिर मान लो 3 आ गए यहाँ पे आवेश, फिर हम चौथे को लेकर आए। तो यानी जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो हमें विद्युत बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है, और वो काम ही संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो माध्यम रहता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा होता है उस माध्यम के अंदर संचित हो जाता है, उस माध्यम के अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है, सब सुनेंगे ध्यान से, जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही संधारित्र की प्लेटों के मध्य, यह कार्य ही संधारित्र की प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी संधारित्र की प्लेट को आवेशित किया जाता है तो विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य ही
प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो काम हम करते जाएंगे वो काम कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में, और कहाँ संचित हो जाएगा, कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इसके बीच में भरे हुए पदार्थ में, बीच में भरे हुए माध्यम में। बात समझ में आ गई? एक बार फिर पढ़ता हूँ फिर लिखवाएंगे। क्या कहा हमने कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह है डेफिनेशन। तो आओ शुरू करते हैं। जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो हमें विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही संधारित्र की प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य ही प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आज का हमारा डेफिनेशन का प्रोग्राम तो खत्म हो चुका। अब हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, डेरिवेशन करना चाहते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, Q बराबर CV। Q बराबर CV। कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं है तो मैं एक बार बता दूं उसमें टर्म कौन कौन सी प्रयोग हुई है। Q क्या है? हमारे द्वारा दिया गया आवेश, हमारे द्वारा चालक संधारित्र है को दिया गया आवेश। जैसे ही हम आवेश देंगे तो उसका विभवांतर बढ़ेगा। V है विभवांतर और C क्या है? C है धारिता। ये फॉर्मूला है Q बराबर CV। मान लो किसी संधारित्र की धारिता C है तो C तो नियतांक है, C माने कैपेसिटी। मान लो किसी बर्तन के अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है तो 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है। मान लो किसी चालक के ऊपर 50 कूलाम का आवेश इकट्ठा हो सकता है तो 50 कूलाम इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का संबंध धारिता से तो होता है। किसी बर्तन की औकात 2 लीटर पानी अपने अंदर भरने की है तो जिंदगी भर 2 लीटर रहेगी क्योंकि वो 2 लीटर का है। तो धारिता तो होता है नियतांक। अगर चालक को ना बदले तो धारिता नहीं बदलने की। लेकिन जब हम C धारिता वाले किसी संधारित्र को Q आवेश देंगे तो उसका विभवांतर बदलेगा, विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर पैदा होगा। क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने तो पढ़ाया था कि जब किसी चालक को आवेश देते जाते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। विभव बढ़ता है तो पहले भी तो कुछ विभव होगा और बढ़ के विभव कुछ और हो गया। मान लो पहले विभव 50 था, अब विभव बढ़ के 70 हो गया तो विभव में अंतर नहीं आ गया क्या? और विभव में जो अंतर आया है 20 का, उसे शॉर्ट में विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में बढ़ोतरी होती है। विभव में बढ़ोतरी का मतलब विभव में अंतर आता है और विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहां से एक बात तो पता लग गई, अगर मैं C धारिता के किसी संधारित्र को Q आवेश देता हूं तो उसके विभव में कितना अंतर होगा? उसके विभव में V अंतर होगा। यानी C धारिता के किसी संधारित्र को Q आवेश देने के बाद उसका विभवांतर V हो जाएगा। ये फॉर्मूला कह रहा है ऐसा, मैं अपने घर से नहीं पढ़ रहा। C धारिता के किसी संधारित्र को Q आवेश देने के बाद उसका विभवांतर कितना हो जाता है? V। क्लियरिटी आ गई यहां तक? आओ शुरू करते हैं। डेरिवेशन यहां से शुरू होगा।
इस सोच के अनुसार हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन में बहुत सारा बेसिक लगेगा, सब बच्चे जुड़ के चलेंगे और देखते चलेंगे, बोर्ड से फोकस मत हटाना तुम। माना किसी संधारित्र की धारिता C है, जब इसकी प्लेटों को Q आवेश दिया जाता है, तो इसकी प्लेटों के बीच V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब इसकी प्लेटों को Q आवेश दिया जाता है तो इसकी प्लेटों के बीच में V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर CV से, V का मान निकाल लो, V C बटे में आ जाएगा Q बटे C, जहां 1/C बराबर क्या है, नियतांक। क्यों है भाई नियतांक? अरे जब धारिता नियतांक है तो 1/C भी तो नियतांक होगा। तुमने 1 2 3 तो पढ़े होंगे, 5 नियतांक है ना, कभी बदला 5? अब 5 का किसी दिन 4 हो गया हो, 5 का 5 ही रहा। अगर 1/5 कर दूं तब भी तो नियतांक ही हो, हाँ या ना? अगर C धारिता नियतांक है तो 1/C भी तो नियतांक ही होगा। तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे तुम फिजिक्स में, किसी आदमी ने ऐसा कहा, मान लो A समानुपाती B है, तो जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे तुम। अगर दो भौतिक राशि एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उस व्युत्क्रमानुपाती वाले चिन्ह को हटाकर एक नियतांक आता है। कूलाम के नियम में पढ़ा था मैंने, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R², और जब यह समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आया। दुनिया के जितने फॉर्मूले तुमने फिजिक्स में पढ़े हैं आज तक, अगर कोई फॉर्मूला समानुपात बता के बनाया जा रहा, अनुक्रमानुपाती बता के बनाया जा रहा, या व्युत्क्रमानुपाती से बनाया जा रहा, तुमने देखा होगा कि जब कोई ये अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर और नियतांक आता है। एक बराबर आएगा, एक नियतांक। इसका उल्टा करो, अगर मैं बराबर और नियतांक को हटा दूं तो बीच में समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं यहां से इस वाले समीकरण में से बराबर नियतांक हटा दूं तो V समानुपाती क्या आ गया, Q। समीकरण नंबर 1 V समानुपाती क्या आ गया, Q। यानी ये पूरा पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। किसी संधारित्र की प्लेटों को दिया गया विभवांतर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसे दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब इस बात से आगे यहां बात को बढ़ाएंगे। क्या कहा किसी आदमी ने? ऐसा कहा कि मान लो कोई दो राशि, मैथ है ये, थोड़ा सा मैथ लगेगा यहां से। क्या मैथ है भाई? थोड़ा सा मैथ क्या लगेगा? अगर दो राशि A समानुपाती B हो, या y समानुपाती x हो, या p समानुपाती q हो, अगर कोई दो राशि एक दूसरे के समानुपाती हो और जब इन राशियों के बीच हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ एक सरल रेखा आता है। वो ग्राफ क्या आता है? सरल रेखा। कुछ लोग सोच रहे हैं बहुत हाई लेवल की बात हुई आज फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स लगा और बड़ा खतरनाक मैथ था। ये खतरनाक मैथ तुमने 8वीं 6ठी क्लास में पढ़ रखा, जहां से तुम्हारी रेखा स्टार्ट हुई होगी ना, जिसे तुम रेखा गणित कहते हो, वहां से ये इसका जन्म हुआ था। लेकिन बाई फॉल्ट नहीं तुम्हारे याद है, मुझे उस बात से कुछ नहीं लेना देना। हम तो बता के चल रहे ना, एक बार बोर्ड पे फोकस करो। क्या बता रहा मैं? अगर कोई भी दो राशि एक दूसरे के समानुपाती हो, जीवन में याद रखना, अगर कोई भी दो राशि एक दूसरे के समानुपाती हो तो उसके बीच खींचा गया जो ग्राफ है वो हमेशा सरल रेखा आएगा। V समानुपाती Q दिख रहा, अगर मैं V और Q के बीच कोई ग्राफ खींचूं तो वो सरल रेखा आएगा, क्योंकि नियम है भाई। कुछ को सरल रेखा ही नहीं पता। अरे सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। सर में नहीं आ रही बात? अगर हम V और Q के बीच कोई ग्राफ खींचते हैं तो कंसेप्ट ये कहता है भाई कि उनके बीच खींचा गया ग्राफ कैसा आएगा? सरल रेखा आएगा। तो लिख दो ये बात।
क्योंकि V तथा Q, क्योंकि V आवेश Q के समानुपाती है, अतः इनके बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होगा। इनके बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा, जैसा चित्र में दिखाया गया। कैसा ग्राफ होगा भाई? ग्राफ ऐसा होगा। किस किस के बीच खींचा? V और Q के बीच। तो Q को लेंगे x अक्ष पर, आवेश कैसे लेंगे? x अक्ष पर, और विभवांतर लेंगे y अक्ष पर। विभवांतर कहाँ लेंगे? y अक्ष पर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? हमने आवेश को कहाँ लिया? x अक्ष पर, और विभवांतर को लिया y अक्ष पर। थोड़ा सा 11वीं क्लास में अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़े होते ना, उसमें ग्राफ अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। विस्थापन समय ग्राफ, समय वेग ग्राफ, समय त्वरण ग्राफ, वेग त्वरण ग्राफ, ये सब 11वीं क्लास में सिखाए जाते हैं। और अगर 6ठी क्लास में थोड़ा सा मैथ पढ़ा होता तो उस समय बात क्लियर होती, लेकिन जब टाइम निकल गया पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज मौका है, आज सीख लेते हैं। मैं बताता हूँ होता कैसे है। मान लो हमारे पास दो राशि है y और x। y और x के बीच ग्राफ खींचना है, तो तरीका क्या होगा? तरीका होगा इसको तो लो x अक्ष पर, इसको लो y अक्ष पर। जब इनके बीच कोई ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ आएगा वो। मान लो मुझे p और q के बीच ग्राफ खींचना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? q, और y की जगह आ जाएगा p। x अक्ष पे तो q ले लेंगे और y अक्ष पे ले लेंगे ये। अगर इसको p को y अक्ष पर और q को x अक्ष पर रखकर कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसे बोलते हैं pq ग्राफ। क्या बोलते हैं? pq ग्राफ। हमने q को तो x अक्ष पे लिया, v को y अक्ष पे लिया, तो क्यू VQ ग्राफ हो गया, विभवांतर आवेश ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया? विभवांतर आवेश। क्योंकि ग्राफ खींचने का तरीका यही है ना, एक को x अक्ष पे लेंगे, एक को y अक्ष पे लेंगे, और उनके बीच कोई ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आएगा। इस तरह क्यों आया? क्योंकि वे समानुपाती है। हर एक का ग्राफ ऐसा नहीं आया करता, समानुपाती का आया था। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? देखो, अब मैं इस ग्राफ को बनाने के पीछे राज क्या था पहले उसको खोलता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तुमने 11वीं क्लास में एक बार पढ़ा होगा कि ग्राफ से कार्य कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार बोर्ड पे देखो सब बच्चे। मान लो हमारे पास ये कोई ग्राफ है, ये इस ग्राफ का हमें कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने का तरीका था कि इस ग्राफ और नीचे वाले अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल घिरा है वो क्षेत्रफल ही कार्य के बराबर होगा। कार्य बराबर होगा इस ग्राफ मतलब वक्र तथा इस वाली अक्ष को x मान लो, x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। अगर मुझे इस आकृति का क्या निकालना है? कार्य निकालना है। देखो, मैं उस कंसेप्ट को पूरा जिंदा नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा सा बता रहा कि किस तरीके से होता है। मान लो मेरे पास ऐसा ग्राफ आया और मुझे इस ग्राफ की सहायता से कार्य निकालना पड़ा, तो कार्य निकालने का तरीका क्या होगा? कार्य निकालने का तरीका है कि जो मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे आ जाओ, इन दोनों अक्षों के बीच जो आकृति घिरी हुई है उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ पर आकृति कौन सी घिरी हुई है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्षेत्रफल ही काम के बराबर होगा। क्लियरिटी आ रही? दूसरा कंसेप्ट, मान लो मुझे इस आकृति का निकालना है कि कितना काम करना पड़ेगा। तो ग्राफ तो ये हो गया, इसके नीचे ये वाली अक्ष है, तो इनके बीच कौन सी आकृति होगी? अब की बार आयत। अब की बार आकृति कौन सी होगी? आयत। तो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मुझे ग्राफ से कार्य निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, इस ग्राफ यानी इस वक्र और नीचे वाली अक्ष, इस वक्र और नीचे वाली अक्ष के बीच में जो आकृति घिरी हुई है इसका क्षेत्रफल निकाल दो। इस आकृति का क्षेत्रफल ही किए गए काम के बराबर होगा। अब कई लोगों के दिमाग में वहम पैदा हो रहा होगा, ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि कार्य क्यों निकाल ले भाई। अगर वे शुरुआत में डेफिनेशन को ध्यानपूर्वक सुने होते तो पता होता कार्य क्यों निकाल ले। क्योंकि जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा था ना, वो कार्य ही ऊर्जा के बराबर था।
जब मैंने किसी संधारित्र को आवेश दिया तो आवेश देते समय कार्य करना पड़ा और वो कार्य ही ऊर्जा के बराबर है। तो हमने जब Q आवेश दिया तो V विभवांतर पैदा हुआ ना, C तो नियतांक है, Q के देने से V बदला, तो V और Q का लफड़ा है। अगर V और Q के बीच ग्राफ खींचूं तो सरल रेखा आया, और मैं अगर इससे इस ग्राफ से कार्य निकाल दूं तो वो कार्य ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कार्य ऊर्जा के बराबर है। अरे कौन सा कार्य? आवेश देने में किया गया कार्य। आवेश देने से क्या प्रभाव पड़ा? विभवांतर पैदा हुआ, तो विभवांतर आवेश का लफड़ा हुआ ना, तो विभवांतर आवेश का चेंज देखो ना, विभवांतर आवेश तो समानुपाती है, तो इनके बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आएगा। जब मेरे पास एक ग्राफ है तो पुराने जमाने की 11वीं क्लास की नॉलेज लगाओ ना, क्या कंसेप्ट कहता है? ग्राफ से तो कार्य निकलते आ रहे बचपन से। ग्राफ से कार्य निकालने का तरीका क्या है? अरे तरीका कुछ भी नहीं यार, इस ग्राफ और नीचे वाली अक्ष, इन दोनों के बीच में जो आकृति घिरी हुई है ना यार, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। आकृति कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल देके बता। आकृति त्रिभुज हो सकती है, आकृति आयत हो सकती है, आकृति वर्ग हो सकती है, आकृति समलंब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आकृति। आकृति जैसी होगी उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कुछ लोग रट ले कि क्षेत्रफल कार्य बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भाई वो केवल तब लगेगा फॉर्मूला जब हमारी आकृति कैसी होगी? समकोण, और लंबाई गुणा चौड़ाई जब आकृति कैसी होगी? हमारी आयत। मैं मान सकता हूं कि अब तुम्हारी समझ में आ गया मैं करना क्या चाहता हूं। हमें बताया गया कि जब किसी संधारित्र को आवेश देंगे तो कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे जहन में वो बात जब भी बैठ गई थी कि यार मुझे कार्य निकालना पड़ेगा। कौन सा कार्य निकालना पड़ेगा? संधारित्र को आवेश देने का कार्य निकालना पड़ेगा। अब मैंने बस ये बात दिमाग में रखी, कंसेप्ट उठाया कि जब आवेश देंगे यार तो विभवांतर बढ़ेगा, यानी विभवांतर आवेश का कोई ना कोई आपस में संबंध है, उसी संबंध से काम कर रहा हूं। इस पॉइंट का नाम वो मान लिया, इस पॉइंट का नाम ए मान लिया, इस पॉइंट का नाम बी। यहां से यहां तक जो विभवांतर की वैल्यू है, यहां से यहां तक जो विभवांतर की वैल्यू है यो, इसे मान लिया वी। और यहां से यहां तक जो आवेश की वैल्यू है, यहां से यहां तक जो यहां आवेश का मान है वो है क्यू। अगर ये भुजा V है तो सामने वाली भुजा भी V होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर बराबर है। ये भुजा कितनी है V, तो इस वाली भुजा का मान भी कितना होगा V। हेलो, बोर्ड पे फोकस करो यार। ये भुजा अगर V है तो ये वाली भुजा भी V होगी, और V का मान थोड़ी देर पहले निकल रहा था कितना होता है? Q/C। तो हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। कई लोग सोच रहे होंगे चित्र में मजा नहीं आया सर, तो अब देखो, अब खुले स्थान में आएगा मजा। यहाँ हमारे पास दो भौतिक राशि है, एक का नाम आवेश है, तो आवेश को कौन सी अक्ष पर लो? समय अक्ष, एक्स अक्ष पर। एक राशि कौन सी है? विभवांतर। विभवांतर को कौन सी अक्ष पर लो? वाई अक्ष पर। जब इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। इस ग्राफ को कुछ नाम दे दो, इस ग्राफ को नाम दे दो ओए, हाँ या ना? अब यहां से एक लंब डाल लो, ये इस बिंदु पर काटता, इस बिंदु का नाम भी है, तो यहां से यहां तक की भी तो कुछ वैल्यू होगी। अरे ये कौन सी अक्ष है दोस्त? आवेश अक्ष है, तो इस आवेश अक्ष पे आवेश की तो मान मिलेंगे, तो यहां से यहां तक आवेश का कोई मान होगा, उस मान को मैंने क्यों मान लिया, मान के लिए है ही क्यों ही। लेकिन जैसे हम आवेश देंगे तो विभवांतर बढ़ना शुरू होगा, तो इस बिंदु के सामने यहां इस बिंदु तक पहुंचने के लिए विभवांतर है भी, हाँ या ना? तो अब जरा ध्यान दो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये समांतर है, तो इस भुजा का मान भी कितना होगा? V, और V की वैल्यू होती है Q/C। तो यहां से यहां तक का मान कितना है? Q, और यहां से यहां तक का मान कितना है? Q/C। और ये आकृति, जो ये आकृति बीच में घिरी हुई है ये वाली, इसका मुझे निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल ही किए गए काम के बराबर होगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा ना क्या करना चाह रहा मैं? अब मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, और जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। तो क्या लिखना है मैं? संधारित्र को क्यों आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर, हेलो, W बराबर इस वाली आकृति का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल।
तो W बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। W बराबर 1/2 आधार 2 से पड़ी हुई भुजा, ये आधार है। देख के बताओ आधार का मान कितना है, OB है क्या? ऊंचाई ये होती है, ये इस ऊंचाई का मान देखो AB है क्या? अब चित्र से इसके मान रखो 1/2 OB की वैल्यू कितनी है यहाँ से तक Q, AB की वैल्यू कितनी आई Q/C। तो W बराबर कितना आ गया 1/2 Q²/C। ये W का मान आया, ना कि ऊर्जा का। लास्ट में हमें एक बात कहनी पड़ेगी कि ये कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। तो क्या लिखना है, यह कार्य ही प्लेटों के मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U होता है। तो दोस्त U का फॉर्मूला कौन सा आ गया 1/2 Q²/C। ये ऊर्जा का पहला फॉर्मूला आया। बताओ इतना समझ में आ गया क्या? एक बार से नोट करेंगे। चलिए, ऊर्जा का पहला फॉर्मूला हमारे सामने प्रस्तुत है, जो कि तुम भी देख पा रहे होंगे। U बराबर आया 1/2 Q²/C। अगर कुछ लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे तो वे देख पा रहे होंगे कि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले हम तीसरी बार निकाल रहे और तीसरी बार भी सेम आ रहे। जो पहला आया था वही अब की बार आया। अब इसमें मैं तब्दील करता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला आया U बराबर 1/2 Q²/C समीकरण नंबर 1, या एक समीकरण हम पहले मान चुके, इसको 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दो, हम इसमें थोड़ा तब्दील करेंगे। एक बार तो इस फॉर्मूले में Q का मान रखूंगा, एक बार इसी फॉर्मूले में C का मान रखूंगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या रखते हैं, समीकरण 2 में Q बराबर CV रखने पर, तो अगर मैं समीकरण 2 में रख दूं तो क्या बन जाएगा U बराबर 1/2 Q का मान कितना CV²/C। तो U बराबर 1/2 C² V²/C, C से C कटा, तो U बराबर 1/2 CV²। ध्यान दो, अगर याद आ रहा हो तो फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा के पहले भी 3 सूत्र आए थे, अब भी 3 सूत्र आएंगे और तीनों सेम है। U बराबर ½ CV²। नेक्स्ट क्या करना है बताओ, नेक्स्ट में C का मान रखना है। समीकरण 2 में C बराबर, देखो यहाँ C का मान कितना होगा Q/V रखने पर। कुछ लोग सोच रहे हो पता नहीं मान कहाँ से निकाल लिया, अरे भाई यहाँ से निकाल ला। C बराबर Q/V, V भाग में आ जाएगा, ये मान यहाँ रखो ऊपर वाले समीकरण में। तो U बराबर 1/2 Q² की जगह Q² और C की जगह कितना Q/V, V ऊपर आ जाएगा, एक Q से Q कट गया, तो U बराबर 1/2 QV समीकरण नंबर 4। ये है ऊर्जा के 3 फॉर्मूले। सवाल में जैसी वैल्यू देकर रखेगा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में Q और C का मान देकर संधारित्र की ऊर्जा पहुंची तो हम ये लगाएंगे, और अगर किसी में C और V का मान देकर पूछा तो ये लगाएंगे, और अगर किसी सवाल में Q और V का मान देकर ऊर्जा पूछता है तो फिर हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। यह डिपेंड करेगा कि सवाल में क्या दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें डिसाइड करना है। कुछ लोग अब भी वाकिफ नहीं है कि Q क्या है, Q है आवेश, C क्या है धारिता और V है विभवांतर। यहां तक की बात सबको क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या करा बताओ, अभी तक हमने करा कि आवेश दिया है संधारित्र को। मान लो हमारे पास ये संधारित्र है, संधारित्र को आवेश दिया है। अगर तुमने शुरुआत से मेरे से संधारित्र पढ़ा होगा तो मैंने तुम्हें एक दिन एक बात बताई थी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिस पर आवेश को इकट्ठा करते हैं। आवेश को इकट्ठा करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आवेश को बुला लेंगे। मान लो हमारे पास पर्स है, तिजोरी है, बैंक है, तो बैंक में हम पैसे को जमा करते हैं, ऐसा तो है नहीं जमा ही करते हैं, जरूरत पड़ने पर निकाल भी लेते हैं। तो सेम हियर, हमारे पास अगर कोई संधारित्र है, हम उसको आवेश देते हैं तो हम उससे आवेश ले भी सकते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा, संधारित्र को आवेशित करना। अब हम क्या सीखेंगे, संधारित्र को निरावेशित करना। निरावेशित करने का मतलब संधारित्र के ऊपर से आवेश को उतारना। तो अब यह कंसेप्ट आता है क्या, यदि हम संधारित्र की प्लेटों को चालक तार से जोड़कर निरावेशित कराते हैं, निरावेशित
दोस्त आवेशित करने का मतलब आवेश देना, और निरावेशित करने का मतलब होता है आवेश लेना। निरावेशित कराते हैं, एक बार पहले से ही क्लियर कर दो निरावेशित क्या है। कुछ लोग सोच रहे पता नहीं क्या बताया। मान लो हमारे पास ये बर्तन है, बर्तन में पानी देने का मतलब है, पानी भरने का मतलब है आवेशित करना। क्या मतलब है? आवेशित करना। और अगर हम इसमें छिद्र करके टंकी लगा के पानी को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं निरावेशित करना। एकदम सिंपल एग्जांपल। मान लो हमारे पास कोई चालक है, चालक को आवेश देने का मतलब है आवेशित करना, और चालक पर से आवेश को किसी दूसरी जगह ले जाना तार के माध्यम से, उसे बोलते हैं निरावेशित करना। क्लियरिटी आ गई? ओके। अब सुनो ध्यानपूर्वक, निरावेशित करते हैं तो यह संचित ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊष्मा कहे या फिर ऊर्जा कहे, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। देखो जरा ध्यानपूर्वक सुनो यार, प्लेटों के बीच में ऊर्जा भरी हुई थी, हमने उस ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू करा। अच्छा पहले सुनो, ऊर्जा भरी हुई क्यों थी? क्योंकि हमने आवेश दिया था। जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी होगी। अब आवेश को लेने जा रहे हैं वापस, तो जैसे जैसा आवेश वापस आएगा तो ऊर्जा भी वापस आएगी। लेकिन ऊर्जा पहले किसके रूप में संचित हुई थी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में तो संचित हुई थी, लेकिन मिलेगी किस रूप में वापस? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो कई बार ये भी आ जाता है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न ऊष्मा Q बराबर होगा, वे तीनों फॉर्मूले। क्या फॉर्मूला है? 1/2 Q²/C। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/2 CV²। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? 1/2 QV। अगर किसी क्वेश्चन में निरावेशित करने का सवाल है तो वहां पर वो तुम्हारे से उत्पन्न ऊष्मा पूछेगा, तो घबराना मत, वही फॉर्मूले हैं, ऊर्जा वाले ही ऊष्मा के फॉर्मूले हैं, क्योंकि ऊर्जा ही तो ऊष्मा बन के मिली। ये तीन फॉर्मूले एक साथ लिए। कुछ लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं दोस्त, ये तीन फॉर्मूले एक साथ लिखे कि Q बराबर इसके, Q बराबर इसके, Q बराबर इसके। शॉर्ट करने का तरीका हुआ है, ये रटना नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा? वही जो ऊर्जा निकालने के सूत्र थे वही ऊष्मा बन के मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना कि आवेशित करने का न्यूमेरिकल है तो स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, और निरावेशित करने का न्यूमेरिकल है तो फिर उत्पन्न ऊष्मा पूछेगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियरिटी आ गई? नोट करेंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे बोर्ड में फोकस रखें। इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व इसी का ही कंसेप्ट है, ऊर्जा घनत्व। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि मान लो हमारे पास कोई संधारित्र है। भाई बोर्ड पे ध्यान चाहता हूं अब मुद्दा स्टार्ट हुआ। हमारे पास कोई संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या है? माध्यम। संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या है? माध्यम। ध्यान चाहता हूं बोर्ड पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हुआ। हमारे पास कोई संधारित्र है, संधारित्र को आवेशित करा गया। जब संधारित्र को आवेशित करा गया तो उसके बीच में जो माध्यम है उसमें ऊर्जा इकट्ठी होगी, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही। उस इकट्ठी होने वाली ऊर्जा का नाम क्या है? उस इकट्ठी होने वाली ऊर्जा का नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है, उस माध्यम में एक ऊर्जा इकट्ठी हुई है पहले से, उसका नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वो ऊर्जा सब जगह इकट्ठा हुई है, उसका फॉर्मूला है U बराबर 1/2 CV²। इसको पढ़ लो एक बार। ये U कितना है? ये पूरे माध्यम में संचित ऊर्जा है। ये U कौन सी ऊर्जा है? ये प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है इतनी जगह में, उस सारे में जितनी ऊर्जा संचित हुई उसका नाम U है। पूरे आयतन में, इस माध्यम के संपूर्ण आयतन में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई उसका नाम U है। फॉर्मूला है 1/2 CV²। अगर कोई तुम्हारे से पूछने लगे कि माध्यम के अंदर संचित संपूर्ण ऊर्जा, तो U है। फिर ये क्या है? इसने कहा माध्यम का एकांक आयतन लो, पूरे माध्यम में मत देखो, नो देखो उसके एकांक आयतन में कितनी संचित है। एकांक आयतन में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है
उसी ऊर्जा का नाम होता है ऊर्जा घनत्व। किसी संधारित्र आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के, प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के एकांक आयतन में जितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व U कहते हैं। उस ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व छोटा u कहते हैं। बड़ा U मतलब संपूर्ण आयतन में संचित और छोटा u मतलब एकांक आयतन में संचित। जबरदस्त कंसेप्ट है, एकदम इजीएस्ट है यार। ऊर्जा तो पहले भी निकाल चुके ना, वो तो संपूर्ण आयतन में आई। अरे थोड़ा सा कंसेप्ट संपूर्ण में मत देखो, एक आयतन में देखो। किसके एक आयतन में? अरे प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है उसके एक आयतन में देखो। कब देखो? जब आवेशित हो संधारित्र। क्लियरिटी आ गई? एक बार पढ़ता हूं फिर लिखवाएंगे। किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में उपस्थित, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के एकांक आयतन में संचित, एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व छोटा u कहते हैं। चलो लिखते हैं। किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व U कहते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या कहते हैं? U। डेफिनेशन से बेटा न्यूमेरिकल डेफिनेशन से सारा का सारा जितना डेरिवेशन है आज हो जाएगा। अगर तुमने डेफिनेशन पकड़ ली होगी, कंसेप्ट जी लिया होगा, तो अब जो मैं गुणा भाग करने जा रहा ना वो तुम्हारे से पहले से आती है, बस केवल बताने की देर है। एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा फिर स्टार्ट करता हूं। डेरिवेशन मतलब क्या कह रहा मैं कह रहा इसका फॉर्मूला कितना होगा। एक बार जरा ध्यानपूर्वक सुनो। मान लो हमारे पास किसी संधारित्र की धारिता कितनी है C। जब हम उसे Q आवेश देते हैं तो उसकी प्लेटों का विभवांतर V हो जाता है। C धारिता और V विभवांतर वाले, C धारिता और V विभवांतर वाले किसी संधारित्र के बीच में जो माध्यम है उसमें इतनी ऊर्जा संचित होगी। लेकिन यह संचित ऊर्जा संपूर्ण आयतन की है। अगर इस संपूर्ण आयतन वाली ऊर्जा को मैं आयतन से ही भाग कर दूं तो बताओ एक आयतन की ऊर्जा आ जाएगी नहीं आ जाएगी? समझ में आ रही बात? मान लो हमने कहा कि V आयतन की ऊर्जा बराबर 10 है, तो एक आयतन की कितनी होगी दोस्त? 10/V। मैंने कहा 5 आयतन की ऊर्जा 100 है, तो एक आयतन की कितनी होगी? 100/5। यानी सारे आयतन की ऊर्जा को अगर आयतन से ही भाग कर दो तो एक आयतन की आ जाएगी। ये कंसेप्ट लगाना बस। सारे आयतन की ऊर्जा तो ये हो रही संपूर्ण आयतन की ऊर्जा। अगर इस ऊर्जा को आयतन से भाग कर दूं तो एक आयतन की ऊर्जा आ जाएगी, और जो होगा वही फॉर्मूला होगा। क्लियरिटी आ गई? तो आओ शुरू करते हैं। बोर्ड पे से फोकस ना हटे तो हर एक चीज़ फिजिक्स में समझ में आने वाली है। एक बार भी चूक गया अगर बोर्ड से फोकस हट गया तो समझ जाओ कंसेप्ट हट गया। माना किसी संधारित्र की ऐसा लिखो, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। जब इसकी प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है तो
प्लेटों के बीच विभवांतर v हो जाता है। तो इस स्थिति में प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में संचित ऊर्जा वो होगी दोस्त U बराबर 1/2 CV²। अरे वही बात लिख दी बस केवल। C धारिता कोई संधारित्र है तो है, उसे जब Q आवेश दोगे तो विभवांतर ऑटोमेटिकली पैदा होगा। लेकिन विभवांतर पैदा होगा, Q आवेश दिया, इस बीच में एक चीज और पैदा होगी, उसका मत भूल जाना, वो पैदा होगी विद्युत स्थिति ऊर्जा। जैसे तुम आवेश देते चले जाओगे ना, ऊर्जा अपना भी पैदा होगी। उसका फॉर्मूला ये रहा। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं कि U बराबर 1/2 CV²। एक बार सुनो सब बच्चे, हमने तुम्हें पहले एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, उसको भी समझ लो। मान लो हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, कितना होता है? C बराबर ε0 K/d। C बराबर ε0 K/d। ये किसका फॉर्मूला है? किसी संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र है। ये कौन सा संधारित्र होना चाहिए? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का फॉर्मूला ये होता है। तो एक तो मैं C का मान रखूंगा, जहां C बराबर कितना है? ε0 K/d। और एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मान लो कोई प्लस की प्लेट है और एक माइनस की प्लेट है, इनके बीच की दूरी कितनी है? d। इनके बीच का विभवांतर कितना है? v। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, E बराबर होता है v/d। तो इसकी गुणा अगर मैं इधर कर दूं तो हम एक फॉर्मूला रखेंगे, v बराबर E/d। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में C तथा V के मान रखने पर, तो C और V के मान रखो तो U बराबर 1/2 C का मान गुणा E/d V का मान, V की जगह C की जगह C का मान, ε0 K/d। तो ये आ गया हमारा U बराबर 1/2 ε0 K/d मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा E² × d²। एक d से एक d कट गया, तो U बराबर आ गया 1/2 ε0 K मल्टीप्लाई E² × d। समीकरण नंबर 2। एकदम इजी, एक भी चीज हार्ड नहीं है। ये C पहले लिखवा चुका, 3-4 वीडियो पहले जाकर देखना, लिखा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फॉर्मूला ड्राइव करवाया हुआ है, न्यूमेरिकल भी करवाए हुए हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये कंसेप्ट तो काफी दिनों पुराना है कि एक प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट में रिलेशन कैसे निकालते हैं, E और V का। दोनों मान यहां रख दिए, एक बार रख के देख लो। 1/2 की जगह 1/2, C की जगह C का मान, V की जगह V का मान। V का मान होगा E/d, यहां तो वर्ग होगा ना, नीचे वाला d कट जाएगा। अब सोचो जरा ध्यान पूर्वक कि U क्या है? U है A × d, ऐसा लिखो, माध्यम के A × d आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर कितना है? 1/2 ε0 K मल्टीप्लाई E² × d। अरे ये कैसा लिखा? A × d। यही तो होता है संधारित्र। ये दो प्लेट और ये बीच का माध्यम, इस बीच के माध्यम का क्षेत्रफल A मान लिया और ये लंबाई कितनी मान ली? d। अगर क्षेत्रफल में लंबाई की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। अगर एक राशि की ओर गुणा कर देंगे तो आयतन बन जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल में किसी एक राशि की ओर गुणा कर दें तो बन जाता है आयतन। राशि मतलब लंबाई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना एक आयतन में संचित ऊर्जा होगी U/A × d। देख लो दोस्त मैं क्या कह रहा हूं भाई। A × d आयतन में संचित ऊर्जा तो U है, तो एक आयतन में कितनी होगी? U को A × d से भाग कर दो, ये टर्म भाग में चली जाएगी। तो एक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहा मैंने? छोटा U। छोटा U बराबर बटे में क्या चल रहा? A × d। लेकिन इसका मान कितना निकल के आया था U का? 1/2
एप्सिलॉन नोट के ए ई स्क्वायर इंटू डी। एक डी से डी कटा, एक ए से ए कटा, तो छोटा यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट के ई स्क्वायर आंसर। और अगर वायु निर्वात हो तो u0 कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। के हट जाएगा, के का मान 1 होता है। ये था कंसेप्ट। बिल्कुल भी भारी नहीं हो सकती फिजिक्स, कुछ भी भारी हो सकता है, बस हमारे मुद्दे, हमारे सिद्धांत और हमारे कंसेप्ट पकड़ में होने चाहिए। आज की वीडियो में मैंने जानने का प्रयास करा कि जब किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो ऊर्जा कितनी संचित होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक एक टॉपिक की बात करें जिसका नाम होता है वन डे ग्राफ जनित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात होगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।